हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने संपूर्ण बिहार के इतिहास को कवर कर लिया है। बिहार के भूगोल में हमने बिहार की नदियों तक कवर कर लिया है। और आज हम देखने वाले हैं नदी घाटी परियोजनाएं बिहार की। और बिहार की मिट्टियां, इन सबको आज हम कवर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। तो बात करें कि बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं की, तो जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इस परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। तो इन सभी चीजों को उद्देश्य बना करके यहाँ की नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। यहाँ पे 3 मुख्यतः नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय योजनाएं, जिसमें सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी पर ये परियोजनाएं संचालित हैं। आगे देखते हैं सोन नदी पर। तो बात करें सोन नदी पर, सोन बहुउद्देशीय परियोजना की, तो सोन नदी परियोजना का निर्माण 1774 ईस्वी में डेहरी, जो कि रोहतास में इसका निर्माण किया गया था। कहाँ पे? डेहरी में। यह उद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकली हुई हैं। कौन सी? तो पहली है पूर्वी सोन नहर, दूसरी है पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, दो नहरें यहाँ से निकली हुई हैं। पूर्वी सोन नहर की बात करें तो इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। तो देख सकते हैं आप इस मैप में भी, ये सोन नदी है। सोन नदी में 2 नहरें निकली हैं, एक पूर्वी सोन नहर, एक पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर से आप गया, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई यहाँ से की जाती है। दूसरी है पश्चिमी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर, इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो ध्यान रखना है। पश्चिमी सोन नहर से, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। तो कहाँ-कहाँ? इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ये मैप से आप समझ सकते हैं, पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर और इसके लाभान्वित क्षेत्र कौन-कौन से हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। बात करें तो सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र जो कि 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र भी है, डेहरी जल विद्युत केंद्र और बारून जल विद्युत केंद्र, इसे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल के संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत अगर बात करें तो इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। यह गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर, इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है। तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर के नाम से इसे जाना जाता है। 3 भागों में पूर्वी नहर विभाजित है। तिरहुत, त्रिवेणी, दोन। तिरहुत, त्रिवेणी उन 2 नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। आगे बात करें तो पश्चिमी नहर जो है जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। जो पश्चिमी जलाशय है वो नेपाल से होकर निकलती है। नेपाल से सिंचाई के अतिरिक्त इनमें निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। तो पश्चिमी नहर से लाभान्वित क्षेत्र जो है वो कौन-कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, देवरिया है, बिहार है, सिवान है। ये सारे इसके लाभान्वित क्षेत्र हैं। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है। आगे देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई है। आगे बात करें तो इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। तो कब हुई थी? 1965 में ये पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। ध्यान रखना है कोसी नहर जो है इसके लिए, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में।
तो देख सकते हैं इसके भी 2 भाग हैं, इसके पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर, इसके भी 2 भाग हैं। तो ये 2 नहरें कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर 2 नहरों का निर्माण भी किया गया है, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर से अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है और पश्चिमी कोसी नहर जो है इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। एक बार बिहार के मैप से भी इन सभी जिलों को आप देख लीजिएगा तो ईज़िली याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं जलप्रपात की, यहाँ के जलप्रपात कौन-कौन से हैं? तो बिहार के जलप्रपात की अगर बात करें तो जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे उतरती है, तो उसे ही जलप्रपात या झरना कहते हैं। बिहार में प्रमुख जलप्रपात कौन-कौन से हैं? जैसे ककोलत जलप्रपात नवादा में पड़ता है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में पड़ता है, कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में पड़ता है, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में पड़ता है, रोहतास में पड़ता है सासाराम। मंझर कुंड सासाराम, तुतला भवानी प्रपात ये भी सासाराम में, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में पड़ता है, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में पड़ता है। बिहार के प्रमुख झीलें देख लेते हैं, बिहार के प्रमुख झीलें कौन-कौन सी हैं? तो कांवरताल झील जो है, कांवरताल झील बेगूसराय में, गोगाबिल या घोघा झील ये कटिहार में, कुशेश्वर झील दरभंगा में, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में, अनुपम झील कैमूर में, सिमरी झील सहरसा में, जगतपुर झील भागलपुर में, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में और सरैया मन जो झील है ये बेतिया पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। पीपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं बिहार की प्रमुख नहरों की, तो त्रिवेणी, तिरहुत और दोन ये सभी गंडक रिवर पे हैं। त्रिवेणी त्रिवेणी, तिरहुत और दोन ये तीनों नहरें जो हैं गंडक रिवर से निकलती हैं। लाभान्वित क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली इससे लाभान्वित क्षेत्र हैं। कोसी में देखा जाए तो कोसी नदी से निकलने वाली नहरें पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर ये तीनों कोसी नदी से निकलती हैं और इससे लाभान्वित क्षेत्र पूर्वी कोसी से लाभान्वित अररिया, सुपौल, पूर्णिया है। पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल है। राजपुर जो कोसी इस ये जो नहर है इससे सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय है। पूर्वी सोन की बात कर लें तो पूर्वी सोन जो है औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल इससे लाभान्वित क्षेत्र हैं और पश्चिमी सोन से लाभान्वित क्षेत्र रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर है और दोनों ही सोन नदी से निकलने वाली नहरें हैं। अब देखते हैं बिहार में प्रमुख गर्म जल कुंड। तो राजगीर में पड़ता है, राजगीर में जो जल कुंड है वो ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड ये सभी जल कुंड राजगीर में पड़ते हैं। ब्रह्म कुंड जो है बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। मुंगेर की बात कर लें तो मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड और सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड ये सभी मुंगेर में है। ये सभी क्या है गर्म जल कुंड है। गया में कौन सा है? तो गया में अग्निकुंड है। चलिए अब देखते हैं बिहार की मिट्टियों को। इसी वीडियो में कवर करेंगे। बिहार की मिट्टियों की बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा की का जो निर्माण है चट्टानों के टूटने-फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की भूमिका होती है। आगे बात करें तो मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है, हमें पता है कि बिहार कैसा है, मैदानी राज्य है और लगभग 90% जो क्षेत्र है वो जलोढ़ या अपोड़ या कछारी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। देखते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी मतलब गंगा का जो क्षेत्र है, अगर हम बिहार के थोड़े से मैप के बात करें, तो गंगा यहाँ से बीचों-बीच से जा रही है, तो ये वाला जो है ये उत्तर बिहार है, ये दक्षिण बिहार है। उत्तर बिहार की मिट्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पे पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी या और नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण बिहार की बात करें तो टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या करैल या केवाल भी इनको कहते हैं और लाल पीली मिट्टी जिसको बलथर भी कहते हैं, ये आपको साउथ बिहार में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उत्तर बिहार की मिट्टियों को। तो बात करें उत्तर बिहार की मिट्टी की, तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उनकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बाँटा जा सकता है। पहला होता है पिडमॉन्ट सॉइल मतलब पर्वत पादीय मिट्टी जो है, ये मिलता कहाँ है? तो यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर-पश्चिमी भाग एवं सुमेश्वर श्रेणी के आस-पास मिलता है। तो हम जानते होंगे जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, कहाँ का? पश्चिमी चंपारण का ये वाला क्षेत्र।
ये शिवालिक वाला जो क्षेत्र है इसमें सुमेश्वर श्रेणी तक ये वाली मिट्टी मतलब कि पिडमॉन्ट सॉइल पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है। 1 मिनट, हाँ। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। आगे बात करते हैं तराई मृदा की। तराई मृदा की बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार जो है बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैला हुआ है। कहाँ से? तो पश्चिम में चंपारण से लेकर के किशनगंज तक एक पतली सी बेल्ट है जो कि फैली हुई है। यहाँ पे तराई मिट्टी पाई जाती है। 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी चौड़ी ये पट्टी है। इस मिट्टी में कहीं-कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है या कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मृदा धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। आगे बात करें पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर मृदा भी बोलते हैं। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब में, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में ये इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटाश की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या-क्या होता है यहाँ पे? चूना और पोटाश यहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इस मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो ये हो गया तराई मतलब कि सॉरी पुरानी जलोढ़ मृदा। अब आते हैं नवीन जलोढ़ मृदा की बात करते हैं खादर की। तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है और ये बहुत फर्टाइल भी होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में देखने को मिलता है। आगे बात करें तो इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका क्ले की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है और इनमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। अब आते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टियों पे। दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात करें तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी जो है वो निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित करता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है। कहाँ से? बक्सर से भागलपुर और गंगा से लगा हुआ 8 से 10 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी में ताल मिट्टी मिलता है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की और भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप अब कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा रबी फसलों के नाम और रबी, खरीफ और जायद फसलों के नाम ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं कगारी मिट्टी को। कगारी मिट्टी भी दक्षिण बिहार की मिट्टी है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है और इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कमजोर होती है, बहुत उर्वरक ये नहीं होता। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का है, सरसों है, मिर्च है, ये सारी इसमें उगाई जाती हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे करैल या केवाल भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से होकर लेकर भागलपुर तक ये फैला हुआ है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इससे जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन-सी हैं? तो मक्का है, धान है, बाजरा है, आलू है, अरहर, गेहूँ है। ये सारी चीज़ें पुरानी जलोढ़ में मिलाई जाती हैं। अगली मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जिसको बलथर मिट्टी भी कहते हैं। तो पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस पट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उस साइड में ये लाल मिट्टी और ये बालथर मिट्टी जो है ये मिलती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है और इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह मिट्टी लाल दिखाई देती है तथा इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर आदि मोटे अनाज ही उगाए जा सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू एवं लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं।
इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो ये हमने बिहार की मिट्टियों तक पूरा कवर कर लिया। अब हम देखेंगे वन एवं वन्य जीव, जो कि अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो की स्पीड भी थोड़ी-सी फास्ट है, क्योंकि अभी हमें एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं हमारे पास, लगभग 10 दिन, और उतने में ही हमें पूरा ये कवर करना है। तो इसलिए वीडियो की स्पीड थोड़ी-सी फास्ट ही रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।